चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान अनुपातिक क्रिया नियम। उसमें क्या बताया था, बस मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, यही मैंने पढ़ाया था आपको, जिसको हिंदी में आप कह रहे थे द्रव्यमान अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो तो, अगर कोई अभिक्रिया दी हुई है, हम लोग पिछले क्लास में ये बताए थे ए बी और बी, ये कन्वर्ट कर रहा है सी प्लस डी और डी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार यदि इस अभिक्रिया का हमको अभिक्रिया दर लिखना है, तो बताया गया था पिछले क्लास में R बराबर के, यहाँ पर ए का पावर ए और यहाँ पर बी का पावर बी, यही बताया गया था। अब लॉ ऑफ मास एक्शन में गलत क्या था, अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, ये बात सही है। अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ जो पावर्स लिए गए हैं ए और बी, ये ए और बी क्या है, तो ए और बी इस संतुलित अभिक्रिया के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। यहाँ ए तथा बी क्या है भाई, तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है। ठीक, अब लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, ये नियम गलत क्यों हो गया? ये नियम इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर लिया गया है ए, और यहाँ पर जो पावर लिया गया है बी, ये लेना ही क्या है, गलत है। ये पावर ए लेना गलत है, ये पावर बी लेना गलत है। अभिकारकों के सांद्रणों का यहाँ जो पावर आता है, ये पावर किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर निकाला ही नहीं जा सकता है। इन पावर का वैल्यू जो है वो प्रायोगिक तरीके से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, इन पावर्स का वैल्यू, अभिकारकों के सांद्रणों का ये जो पावर ए और बी, हम लोग कहाँ से लिखे हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि कोई संतुलित अभिक्रिया है, उसमें संतुलित अभिक्रिया में जो ए का कोएफिशिएंट है ए, बी का कोएफिशिएंट जो है बी, नहीं, उसी को उठा के पावर में चढ़ा दिया। और ये बोल रहा है कि अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रणों के स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो किसी भी अभिक्रिया का दर बताना बड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी अभिक्रिया का दर बताना आसान है, बस अभिक्रिया लिख दो, संतुलित कर दो, और अभिक्रिया का दर बराबर अभिकारक का सांद्रण और अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर होगा, वो संतुलित अभिक्रिया में जो कोएफिशिएंट उपस्थित है वही पावर में चढ़ा दो। ठीक, लेकिन ये क्या है, गलत है। जब प्रायोगिक रूप से इसको चेक किया गया, नहीं, तो ये सब गलत पाया गया। ध्यान रखना है, संतुलित अभिक्रिया में जो कोएफिशिएंट हैं उन पर ही अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा, वही हम लोग यहाँ पर पावर में देंगे। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ अभिक्रिया में ये सही हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अभिक्रिया में ये क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अभिकारकों के सांद्रणों का यहाँ जो पावर दिया गया था लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, वो संतुलित अभिक्रिया को देख कर दिया गया था। ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। अभिकारकों के सांद्रणों का यहाँ जो पावर आएगा, ये पावर प्रायोगिक तरीके से ही, एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही निकाला जा सकता है। किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर इन पावर्स का वैल्यू निकालना क्या है, गलत है। ठीक है, इसी कारण से लॉ ऑफ मास एक्शन फेल कर गया, और लॉ ऑफ मास एक्शन के फेल करने के बाद एक नया हम लोगों का लॉ आया, जिसको रेट लॉ कहा गया। प्रायोगिक वेग नियम समीकरण कहा जाता है उसे, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ या सिंपली रेट लॉ कहते हैं। वो समीकरण हम लोग को आया। ठीक है, तो उसी समीकरण के बारे में आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। उसी समीकरण के बारे में आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों गलत हो गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन
गलत क्यों हुआ, एकदम ध्यान रखना है। अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रणों पर निर्भर करता है, ये बात सही है, लेकिन यहां सांद्रणों का जो पावर दिया गया ए, सांद्रणों का जो पावर दिया गया बी, नहीं, ये ए और बी क्या है, तो एक संतुलित अभिक्रिया में अभिकारकों का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को यहां पर पावर में लगा दिया गया। ये पावर ही देना क्या था, गलत था। इन पावर का वैल्यू हम संतुलित अभिक्रिया में से निकाल कर रखना क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया का दर हमको पता करना है, स्पीड पता करना है भाई, नहीं तो अभिकारकों के सांद्रणों का क्या पावर होगा, नहीं ये पावर क्या घात होगा, ये हम लोगों को पता एक्सपेरिमेंट से ही कर सकते हैं, किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसको लिया गया और जब प्रायोगिक रूप से चेक किया गया तो ये गलत होने लगा, कुछ अभिक्रिया पे लागू हुआ, ज्यादातर अभिक्रिया पे क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इसीलिए लॉ ऑफ मास एक्शन गलत हो गया, और लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद नया थ्योरी आया जिसको वेग नियम समीकरण कहा गया। ठीक है, तो वही हम लोग को आज की क्लास में देखना है। चलो देखते हैं, देखा जाए प्रायोगिक वेग नियम, प्रायोगिक वेग नियम या वेग नियम, रेट लॉ। रेट लॉ हम लोग को पढ़ना है कि रेट लॉ क्या है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन और रेट लॉ में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है वो अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आता था, अभिकारकों के सांद्रणों का, ध्यान सुनना है, लॉ ऑफ मास सेक्शन अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आता था वो कहां से लेता था, तो संतुलित अभिक्रिया में अभिकारकों का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट था उसी को रख देता था, उसी को क्या करता था, रखता था, जो कि क्या था, गलत था। अब ये जो नियम आया वेग नियम समीकरण, ये क्या करता है, तो ये सैद्धांतिक नियम नहीं है, ये प्रायोगिक नियम है, ये प्रयोग पर निर्भर करता है, इसलिए बिल्कुल सही नियम है। जो नियम प्रयोग के द्वारा दिया जाता है वह नियम बिल्कुल सही होता है, तो ये नियम बिल्कुल सही है। अब ये क्या करता है, तो यहां पर ये जो अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर देता है, अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर देता है, ये पावर वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी संतुलित अभिक्रिया को देखकर नहीं देता है, ये प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर पता करता है कि अच्छा अगर अभिकारक की सांद्रता हम लोग बढ़ाते हैं तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का जो दर है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का दर किस हिसाब से बढ़ रहा है, वो बार बार अभिकारक सांद्रता बढ़ाते हैं घटाते हैं, इसको चेक करते हैं, और चेक करके एक्सपेरिमेंट करके तब अभिकारकों के सांद्रणों का पावर क्या होगा ये पता करके तब वो सांद्रण का वैल्यू हम लोग को बताते हैं। ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन सैद्धांतिक नियम था, वो सीधे संतुलित अभिक्रिया में जो कोएफिशिएंट थे उनको उठाता था और अभिकारकों के सांद्रणों के पावर में बैठाता था। ये नियम प्रायोगिक है, ये क्या करता है, तो अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आता है ये पावर ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं उठाता है, ये प्रयोग के द्वारा एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये चेक करता है, बार बार अभिकारकों की मात्रा बढ़ाया जाता है घटाया जाता है, चेक किया जाता है, और उसको चेक कर कर जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को अभिकारकों के सांद्रणों का पावर यहां पर रखा जाता है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़िएगा तो हम लोग को लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि यह नियम प्रायोगिक, देख लो भाई पहले ही लिख दिया कि यह नियम प्रायोगिक तरीके से बताता है कि अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रणों के किन घातों पर निर्भर करेगा। घातों का मतलब पावर, यानी अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर था, नहीं वो पावर जो है वो प्रायोगिक तरीके से ये पता करके तब हम लोग को बताता है, ना कि संतुलित अभिक्रिया में जो कोएफिशिएंट है उनको उठा कर रख देता है, वो क्या था, गलत था। ठीक, चलो यहां से लिखा हुआ है कि ये घात यानी कि पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं या बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आता है, अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आता है वो पावर
स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ये हम लोग प्रयोग करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा, ध्यान रखना है, हम लोग प्रयोग करेंगे तभी हम लोग को ये बात पता चलेगा। ठीक है, चलो भाई, तो वही बात लिखा हुआ है कि ये घात स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं या बराबर नहीं भी हो सकते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग करके यहां से दिखाया गया है। देखो, एक रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर 2NO गैस प्लस O2, ये कन्वर्ट कर रहा है 2NO2 गैस। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है भाई, 2। इसका कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो स्टाइक्योमेट्रिक यहाँ पे क्या होगा, 1। कुछ नहीं दिया है, यानी कि हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी और कलर से लिखा जाए, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या मान लेंगे, 1। चलो, तो यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिखें तो R बराबर K, NO का पावर 2 और O2 का पावर 1। लॉ ऑफ मास एक्शन सीधे कहता है कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसी को अभिकारक के सांद्रण का पावर कर दीजिए। अभिकारक के सांद्रण का पावर यहाँ पर 2 है तो 2 कर दो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे पावर 1 कर दो, ये कहता है। चलो, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, तो ये सैद्धांतिक है, ये जो है हम लोग का सैद्धांतिक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हमेशा सही रिजल्ट देता है नहीं। तो जब इससे चेक किया गया तो यहाँ भी R बराबर K, NO का पावर 2 और O2 का पावर 1 आया नहीं। तो ये जो है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया गया है। वो इसको देखकर ये वैल्यू यहाँ पर नहीं रखा गया है 2 और 1, ये एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है नहीं। तो बाई चांस है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट थे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट और प्रायोगिक वैल्यू जो यहाँ पर आया हुआ है, ये दोनों क्या हो गया, मैच कर गया नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको आया है, जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको है वही यहाँ पर वेग नियम समीकरण में यहाँ पर क्या आ गया है, बराबर आ गया है। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ से लिखा हुआ है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रणों का घात स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है, ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर जो पावर आया है ये इसको कहते हैं वेग नियम, वहां लिखा हम देख सकते हैं वेग नियम। तो ये रेट लॉ को यहाँ क्या कहते हैं, वेग नियम, यही आपका वेग नियम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेग नियम है इसमें जो पावर्स आए हुए हैं वो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हैं। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ भी सकते हैं, बराबर नहीं भी आ सकते हैं, ये बाई चांस है कि हम लोग का एक रिएक्शन में आ गया नहीं, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो पावर लिखे गए हैं भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है, वेग नियम। तो वेग नियम में जो भी अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर लिखा जाता है वो इस स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को, इस संतुलित अभिक्रिया को देखकर नहीं लिखा जाता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया गया है। ये भले ही और बात है कि यहाँ पर जो अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आया, वो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ गया। तो ये बराबर आ भी सकता है, बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आ गया नहीं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग को दिया गया ये वाला। दूसरा आप देख सकते हो, चलो एक और हम लोग देखें अगर, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग यहां से देख सकते हैं, उसको देखो। यहां पर एक रिएक्शन दिया हुआ है NO2, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2। यहां पर F2, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। चलो, तो इसका कोएफिशिएंट यहां पर भाई कितना है, 2, इसका कोएफिशिएंट यहां पर कितना है, 1। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिखें तो देखो, तो यहां पर R बराबर K, NO2 का पावर 2, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दिया गया, F2 का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया यहां पर। ठीक, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो तो लिख दिया, लेकिन देखो तो अब रेट लॉ जब लिखा गया, रेट लॉ का मतलब क्या होता है, वेग नियम, यह नियम प्रयोग पर डिपेंड करता है। अब एक्सपेरिमेंट किया इस रिएक्शन को लेकर, ये जो नियम है वो एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर जब निकाला तो अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला क्या आया, R बराबर K, NO और F2, यहाँ भी सॉरी NO2, यहाँ पर NO2 होगा, NO2 और F2, यहाँ भी NO2 और F2 है। लेकिन अब पावर देखो, यहाँ पर पावर 2 था, लेकिन यहाँ पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है नहीं। तो ध्यान दो, अब वेग नियम वाला जो अभिक्रिया का दर है और लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए जो अभिक्रिया का दर आया है, इन दोनों को मैच करो, क्या दोनों सेम है, नहीं सेम है। R
R सेम है, बराबर बराबर सेम है, K सेम है, लेकिन यहाँ पर NO2, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पर भी F2, यहाँ पर भी F2, लेकिन पावर, यहाँ पर पावर 2 है भाई, यहाँ पर पावर 1 आ गया, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो ये प्रयोग पे डिपेंड करता है, इसलिए ये हमेशा सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सब कुछ ठीक बताता था नहीं, लेकिन ये जो पावर था, अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर था वही वो गलत बताता था, ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो तो क्या यहां पर वेग नियम में जो अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आया है वो क्या स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच कर रहा है? तो यहाँ पर पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, ये अलग बात है नहीं, लेकिन एक में देखो तो क्या यहाँ पर मैच कर रहा है, स्टाइक्योमेट्रिक में 2 है और यहाँ पर पावर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो वेग नियम समीकरण जो अभिकारकों के सांद्रणों का यहाँ जो पावर आता है ये प्रयोग के द्वारा बताता है, ना कि अभिक्रिया को देखकर बताता है, ध्यान रखना। और लॉ ऑफ मास एक्शन अभिक्रिया को देखकर अभिकारकों के सांद्रणों का पावर बताता था, वही क्या था, गलत था। ठीक है, ये पावर हम लोग प्रायोगिक तरीके से ही निकाल सकते हैं, हम लोग इस पावर को अभिक्रिया को देखकर नहीं निकाल सकते हैं। संतुलित अभिक्रिया को देखकर इन पावर्स का वैल्यू निकालना क्या है, गलत है, क्योंकि जब हम लोग चेक करेंगे तो अभिक्रिया का दर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक, तो वही यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लो, यहाँ वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रणों का घात यानी कि पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आया था वह स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ गया, और इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आ रहा है वो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं आ रहा है। नहीं, तो बराबर कभी आ रहा है, बराबर कभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन पावर्स का वैल्यू संतुलित अभिक्रिया को देखकर, इन पावर्स का वैल्यू संतुलित अभिक्रिया को देखकर रखना, निकालना गलत है, ये प्रायोगिक तरीके से ही निकलेंगे। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया को देखकर अभिकारकों के सांद्रणों पर पावर देना गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रेट लॉ यानी कि वेग नियम, रेट लॉ यानी कि वेग नियम प्रयोग पर आधारित होता है। सही बात है, हम लोग पहले ही बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है भाई। ठीक है, इसलिए यह हमेशा सही रिजल्ट देगा, क्योंकि प्रयोग पे डिपेंड है भाई, ये थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है। तो एक्सपेरिमेंटल चीजें हमेशा सही रिजल्ट देती हैं। ठीक है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यमान अनुपातिक क्रिया नियम सैद्धांतिक है, ये थ्योरेटिकल है, ये कोई एक्सपेरिमेंट डिपेंड नहीं करता है, यह किसी प्रयोग पर आधारित नहीं होता है, इसलिए ये हमेशा सही रिजल्ट नहीं देता है। इसलिए ये हमेशा सही रिजल्ट नहीं देता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वही बात मैंने आपको यहां से बताया, आप यहां समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो वेग नियम लॉ ऑफ मास एक्शन कहां पे गलत था, अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर था वहां पे गलत था। सही नियम कौन आया, वेग नियम समीकरण। वेग नियम क्या कहता है, ये कहता है अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आता है, अभिकारकों के अभिक्रिया के दर के फॉर्मूला में, अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर आता है उन पावर्स का वैल्यू प्रायोगिक तरीके से निकाल कर ही लिखा जा सकता है। किसी संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को अभिकारकों के सांद्रणों के पावर में डाल देना गलत है। ठीक है, कितनी बार मैं ये बात बोल रहा हूं, इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। यहां से लिखा हुआ है वेग नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सांद्रणों के जिन घातों पर निर्भर करता है उन घातों का मान प्रायोगिक तरीके से ही निकाला जा सकता है। जो बात मैं बोल रहा हूं उसी बात को मैंने लिख दिया है। किसी भी संतुलित अभिक्रिया को सिर्फ देखकर इन घातों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो बातें मैंने बोली उसको मैंने यहां पर लिख दिया, आप समझ गए होंगे।
अगले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए, अब यहां पर देखा जाए तो मान लो कोई अभिक्रिया दिया हुआ है ए प्लस बी, ये कन्वर्ट कर रहा है सी प्लस डी। यहाँ पर छोटा वाला ए क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये छोटा वाला बी क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, अब वेग नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख दें, यहाँ पर हम लोग लिख दें वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार। अब वेग नियम क्या कहता है कि अगर इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का दर लिखना है आर, तो आर बराबर हम लिखेंगे के अभिकारक का सांद्रण, तो वो तो आएगा ही, अभिकारक सांद्रण बी है तो बी का सांद्रण। अब यहाँ पावर क्या लिखा गया है? अल्फा, और यहाँ पावर क्या लिया गया है? बीटा। यहाँ पावर लिया गया है अल्फा और यहाँ पावर लिया गया है बीटा। देखो ये अल्फा और बीटा, क्या यहाँ पर पावर अभिकारक सांद्रण का पावर ए लिया गया है? नहीं। यहाँ पावर यहाँ पर बी लिया गया है? नहीं। ये अल्फा और बीटा लिया गया। नहीं, ये अल्फा और बीटा जो हैं वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इनका मान जो है वो प्रायोगिक तरीके से ही निकलेगा। यही तो वेग नियम समीकरण है भाई, यही क्या है? वेग नियम समीकरण। ठीक, तो यहां पर ये जो कोएफिशिएंट थे उन कोएफिशिएंट को क्या किया? हटा दिया, उनके जगह पर अल्फा और बीटा का यूज कर दिया और ये बोल दिया कि अल्फा और बीटा जो है इनका मान प्रायोगिक तरीके से ही ज्ञात किया जा सकता है और इस अल्फा और बीटा का मान स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक, चलो यहां पर लिखा हुआ है जहां अल्फा तथा बीटा का मान प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और अल्फा का जो मान होगा, यहाँ पे जो अल्फा का मान होगा वो ए के बराबर हो सकता है या ए से कम हो सकता है। नहीं, यहाँ पर बीटा का जो वैल्यू है वो बी के बराबर हो सकता है या बी से कम हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी होगी, इसको आप समझ गए होंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो ये वेग नियम के अनुसार लिखा गया। अब वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को यहाँ पावर दिया गया है? नहीं दिया गया है। बी को यहाँ पर पावर लाए हैं? नहीं लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पावर ही चेंज कर दिया, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा ए के बराबर हो भी सकते हैं और ए के बराबर नहीं भी सकते हैं। अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो प्रायोगिक तरीके से निकालेंगे। ठीक, चलो यहाँ पर रेट बराबर के ए का पावर अल्फा बी का पावर बीटा लिखा गया है वेग नियम समीकरण के अनुसार। अब रेट को हम लोग क्या लिखते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा चेंज इन टाइम। अभिकारक की सांद्रता में बदलाव बटा समय में बदलाव। माइनस क्यों लगाया गया? क्योंकि अभिकारक है। ठीक है, और बाकी सब उतार दिए हम लोग उसी चीज को। अब ये जो फॉर्म लिखा गया है इस फॉर्म को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। इस फॉर्म को हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं, तो वही लिख दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नहीं, उन क्वेश्चंस को हम लोग को यहाँ पे बनाने के लिए दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब ये NO और O2 के बीच का रिएक्शन भी इसमें दिया रहता है, जो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2NO प्लस O2, ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है। 2NO2 गैस, ये लिया गया है। ठीक है, देखो क्या किया गया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में NO का सांद्रण लिया गया है 0.30, O2 का सांद्रण लिया गया है 0.30, दोनों का सांद्रण लिया गया है 0.30 0.30। तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो आया उसको लिख लिया गया 0.096। ठीक, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इसकी मात्रा को बढ़ाया गया 30 से 60 किया गया और इसके मात्रा को कांस्टेंट रखा गया। ठीक है, तो वैल्यू जो था वो आ गया 384। वैल्यू कितना आ गया? 384। अब देखो NO का सांद्रता 30 से 60 किया गया, 30 से 60 किया गया, दोगुना किया गया है, और O2 के मात्रा को फिक्स रखा गया है। नहीं, तो अभिक्रिया का दर जो है वो 96 से 384 हो गया। तो 96 से 384 हो गया, यानी कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। नहीं, जबकि हम लोग NO का सांद्रता जो है, NO का सांद्रता अगर देखें तो कितना गुना बढ़ाए हैं? 2 गुना। ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। सिर्फ इसका सांद्रता 30 से 60 किए हैं तो अभिक्रिया का दर 96 से 384 यानी 4 गुना हो गया है। नहीं, तो अभिकारक का सांद्रण 2 गुना किए तो अभिक्रिया का दर 4 गुना बढ़ गया। इसका मतलब हुआ कि इसका पावर कितना होगा? 2 होगा।
इसका पावर कितना आएगा भाई, 2 आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आप बोलते हो ना भाई रेट ऑफ रिएक्शन आर बराबर के, आ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का पावर यहाँ पर अल्फा, ठीक है। तो अगर हम अभिकारक का सांद्रता दोगुना करें, अभिकारक का सांद्रता दोगुना करें और अभिक्रिया का दर, अभिकारक का सांद्रता हम क्या कर दें, दोगुना कर दें, 2r कर दें, ये अल्फा आ गया, यहाँ पर के आ गया, और बराबर में ये जैसे ही इसको दोगुना किए इसका जो वैल्यू हो गया वो 4 गुना हो गया, 4r हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 4r हो गया। तो इसका वैल्यू 4 गुना हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पर पावर कितना होना चाहिए, यहाँ पर पावर जो होना चाहिए वो पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी ना 2 दूना का 4, अभिक्रिया के दर 4 गुना हो गया, ठीक है। मेरी बातों को आपको समझना होगा, ध्यान रखना है। तो वही बात मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि O2 की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया, और NO की मात्रा में हम लोग 30 से 60 किए, जैसे ही इसको 2 गुना किए, 30 से 60 किए तो ये 4 गुना हो गया, अभिक्रिया के दर 4 गुना हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पावर कितना होगा भाई, 2 होगा, तभी ना हम लोग का यहाँ पर पावर 2 होगा, 2 दूना का 4, तो आंसर हम लोग का 4 आ जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब जैसे इसमें आप देख सकते हो, यहां से देखो तो हम लोग O2 का जो वैल्यू है वो 30 से 60 किए हैं, O2 का वैल्यू कितना किए हैं, 30 से 60 कर दिए, O2 का वैल्यू हम लोग कितना कर दिए, 30 से 60 यानी दोगुना कर दिए। इस समय जब इसका 30 से 60 किए हैं उस समय देखो इसका 30 और 30 है, यानी इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है। अब इसका वैल्यू 30 से 60 किए हो तो उस समय देखो, तो उस समय अभिक्रिया का दर जो है वो 96 से 192 यानी कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है, ठीक है। तो अभिकारक का सांद्रता अगर 2 गुना किए तो अभिक्रिया का दर भी 2 गुना हो गया, इसका मतलब कितना होगा, पावर इसका 1 होगा, पावर कितना होगा भाई, 1 होगा, क्योंकि 2 का पावर 1, तभी ना अभिकारक का सांद्रता 2 गुना किए तो अभिक्रिया का दर भी 2 गुना हो गया, यानी जितना अभिकारक का सांद्रता बढ़ाए उतना ही अभिक्रिया का दर भी बढ़ गया, उतना ही अभिक्रिया का दर भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब हुआ कि पावर क्या आएगा, 1 आएगा। और अभिकारक का सांद्रता हम लोग कितना किए थे, 2 गुना करें और अभिक्रिया का दर 4 गुना हो गया, यानी कि अभिकारक के सांद्रण का पावर कितना होगा भाई, 2 होगा, ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग का इस तरह से बन जाएगा। जैसे इसको आप समझ लो, देखो R बराबर के, R का पावर हम लोग अल्फा लिखे थे, यहाँ लिखे थे हम लोग यहाँ पर देखें अगर अभिकारक का सांद्रण 2 गुना किए हैं तो 2r k और 4r आ गया है। अगर यहाँ पर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और दोनों को अगर डिवाइड करे जी तो क्या आता है, देखो तो r और बट्टा में आ जाएगा 4r, ठीक है, बराबर k से k कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा r और बट्टा में आ जाएगा 2r, ठीक है, और पावर इसका कितना आ जाएगा, अल्फा पावर कितना आ जाएगा, अल्फा। r से r यहाँ काट दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ भी r से r कट जाएगा तो यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 1/2 का पावर अल्फा। अब इन दोनों को बराबर करना है, इसको तो हम लिख देते हैं 1/2 का पावर कितना, 2 बराबर 1/2 का पावर कितना, अल्फा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2, यानी यहाँ पर जो अल्फा होगा वो कितना आ जाएगा, 2 हम लोग को आ गया। आप समझ सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर हुआ क्या, अभिकारक का सांद्रण हम लोग 2 गुना किए तो अभिक्रिया का दर कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, तो अल्फा का वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल दिया, अल्फा का वैल्यू 2 आएगा, ठीक। अभिकारक का सांद्रण 2 गुना करेंगे और अभिक्रिया का दर 4 गुना हो जाएगा, यानी अभिकारक का सांद्रण का पावर कितना आएगा, 2 आएगा। अभिकारक का सांद्रण हम 2 गुना किए और अभिक्रिया का दर सिर्फ 2 गुना ही बढ़ा, अभिकारक का सांद्रण 2 गुना किए और अभिक्रिया का दर भी 2 गुना बढ़ा, इसका मतलब अभिकारक का सांद्रण का पावर कितना आएगा, 1 आएगा, अभिकारक सांद्रण का पावर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, ये डिफरेंट कंसंट्रेशन दिए रहे हैं, NO का मात्रा अलग अलग दिया हुआ है, O2 का मात्रा अलग अलग दिया हुआ है, उसके आधार पर अभिक्रिया का दर हम लोग को दिया हुआ है, नहीं तो इन सबों को देखकर हम लोग ये वैल्यू बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या मिला, यहाँ सॉल्व कर हम लोग को मिला कि अल्फा का वैल्यू जो आएगा अल्फा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, अल्फा का वैल्यू 2 आएगा और जो बीटा का वैल्यू है वो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पर जो हम लिखे हुए हैं R बराबर के NO का पावर अल्फा O2 का पावर बीटा और लिखा हुआ है अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग इस समीकरण को लिखते हैं, समीकरण क्या बनता है, R बराबर के NO का पावर यहाँ पे आ जाएगा 2 और O2 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का
देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो NO का पावर यहाँ पर 2 निकाले और 1 निकाले, तो इसका जो रिएक्शन दिया था उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पावर भी 2 और 1 आ गया। यानी कि ये जो वेग नियम है, वेग नियम, इसमें जो अभिकारक के सांद्रण का जो घात आया वो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ गया। नहीं, ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये बाई चांस की बात है कि बराबर आ गया। ये बराबर आ भी सकता है, बराबर नहीं भी आ सकता है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये बाई चांस की बात है कि बराबर आ गया। ठीक है, तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को दिया रहता है। आपको एक्सपेरिमेंट दे दिए रहेंगे, NO का वैल्यू दे दिया, O2 का वैल्यू दे दिया, रेट दे दिया, और R बराबर के NO का पावर अल्फा, O2 का पावर बीटा दे देगा और बोलेगा अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें। तो आपको अल्फा और बीटा का मान इस तरह से समझ के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन को हम लोग ये हम समझाएं नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो आपको हम बताते हैं, देखा जाए। देखिए हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को हम लोग को फिर से नोट करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन था, तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम यहाँ पे लाते हैं आपको लिए। देखा जाए, देखिए तो जो क्वेश्चन हम लोग को लिखा उसको हम फिर से यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हम लोग को लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। फिर NO का सांद्रण, जो पीछे क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसी को हम लोग फिर से बना रहे हैं। NO का सांद्रण, NO का सांद्रण आपको दिया हुआ है 0.30 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, फिर 0.60, फिर हम लोग को दिया हुआ है 0.30 और 0.60, ये दिया हुआ है। O2 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, तो वो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर 0.30, 0.30, फिर 0.60, 0.60। ठीक है, और यहाँ पर आपको रेट का वैल्यू दिया हुआ है। देखो भाई ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.096, फिर एक वैल्यू दिया हुआ है 0.384, फिर आपको दिया हुआ है 0.192, और फिर आपको वैल्यू दिया हुआ है 0.768। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को दिए गए हैं। अब इन वैल्यू में हम लोग क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से दिया हुआ है R बराबर के NO का पावर अल्फा और O2 का पावर बीटा, और यहाँ से बोल दिया कि अल्फा का मान निकालो और बीटा का मान निकालो, कि अल्फा का मान क्या आएगा, बीटा का मान क्या आएगा। ये क्वेश्चन है आपको दिया गया, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सॉल्व करने का तरीका हम लोग देख रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो देखो, अगर हम लोग देखें तो एक तरीका होता है कि इसको इक्वेशन बना बना के हम लोग सॉल्व करें। जैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास है R बराबर के NO का पावर अल्फा, O2 का पावर बीटा। चलो R का वैल्यू एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में R का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 0.096, R के जगह पर यहाँ रखो 0.096 बराबर के। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं भाई। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में R का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ रख दिए, के का उतार दिए, NO। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में NO का वैल्यू कितना है 0.30, तो रखो यहाँ पर 0.30 का पावर अल्फा। फिर O2 है, तो O2 का वैल्यू एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कितना है, तो 0.30, यहाँ पर 0.30, तो यहाँ लिखो 0.30 का पावर अल्फा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से बनाओ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखो, अब इसमें रेट का वैल्यू कितना है, तो 0.384, तो यहाँ रखो 0.384 बराबर के। ठीक है, अब NO है, तो NO एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में NO का वैल्यू कितना है, तो 0.60, यहाँ रखो 0.60 का पावर अल्फा। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको O2 का मान कितना है, तो O2 का मान है 0.30, तो यहाँ रखो 0.30 का पावर यहाँ पर बीटा। देखो यहाँ पे अल्फा हम दे दिए हैं।
बीटा। ठीक है, ये रख देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। वैसे ही एक और इक्वेशन बना लो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। आर का वैल्यू कितना है 0.192, तो आर के जगह पर रखो 0.192 बराबर के। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में एनओ का वैल्यू कितना है 0.30, 0.30 रख दो, पावर अल्फा कर दो। अब इसका वैल्यू कितना है O2 का वैल्यू 0.60, तो 0.60 रख दो, पावर में क्या कर दो बीटा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो गया। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड किए तो क्या होगा 96/384, एक तरफ लिखो 96/384 बराबर के से के कट जाएगा 30/60 का पावर अल्फा, 30/60 का पावर अल्फा। फिर क्या बचेगा 30/30 का पावर बीटा, यहाँ रखो 30/30 का पावर बीटा। 93 से काट दो 4 मरतबे 1/4 आएगा बराबर 30 से काट दो 30 दूना 60, 1/2 का पावर अल्फा। 30 से 30 काट दो 1 का पावर बीटा। 1/4 बराबर 1/2 का पावर अल्फा, 1 का पावर बीटा। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 5, 10, 50। ठीक है, तो 1 का पावर 20 भी होगा तो वैल्यू 1 आएगा। 1 का वैल्यू 5 होगा तब वो इसका 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना भाई। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। बीटा का वैल्यू पता नहीं क्या होगा। अब चलो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर अल्फा। बेस सेम है तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 2। इसको सॉल्व करके आ गया अल्फा का वैल्यू क्या आएगा भाई 2। हम लोग को अल्फा का वैल्यू निकल गया कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमको बीटा का मान निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, नहीं ए कहाँ अल्फा वाला देखते हैं, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो इसको काटना आसान होगा। यहाँ पर 30, 60 है। चलो भाई अब हम क्या करते हैं 1 और 3 को डिवाइड करते हैं और बीटा का मान निकालते हैं। 1 और 3 को डिवाइड करते हैं तो यहीं पर दिखाई दे रहा है 1 और 3 को डिवाइड करेंगे भाई तो 96/192 यहाँ लिख रहे हैं 96/192 बराबर। चलो के से के कट जाएगा 30/30 का पावर अल्फा, 30/30 का पावर अल्फा। ठीक है, अब 30/60 का पावर बीटा, 30/60 का पावर बीटा। ठीक है, अब 96 से काटेंगे 2 आएगा 1/2 बराबर 30 से 30 काटें 1 का पावर अल्फा, और अल्फा का मान तो निकाल चुके हैं 2, तो 1 का पावर 2 कर दिए, 30 से काट दिए 30 दूना 60, 1/2 का पावर कितना आएगा बीटा। तो 1 का पावर 2 तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 बराबर, यहाँ से आ जाएगा 1/2 का पावर बीटा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 1, तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। बीटा का वैल्यू आप 1 निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था 1/2 किया था, और यहाँ पर मैंने क्या किया 1/3 किया, 1/3 करके सॉल्व किया था, बीटा का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से इक्वेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इक्वेशन बना के बनाइए, या जैसे मैंने आपको बताया ट्रिकी वैसे आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो जैसे थोड़ा सा प्रीवियस आ जाए, देखो तो यहाँ पर भी मैंने निकाला था अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 1, बिना कोई इक्वेशन बनाए हुए भाई, बिना कोई इक्वेशन बनाए भी मैंने अल्फा और बीटा का मान निकाल दिया था। ठीक है, 2 और 1। चलो यहाँ समझते हैं कैसे हम लोग को निकालना होता है। अगर NO दिया हुआ है, NO का वैल्यू दिया हुआ है, O2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो NO का पावर क्या है अल्फा, O2 का पावर क्या है बीटा। अगर आपको अल्फा का मान निकालना है तो देखो O2 कहाँ कहाँ कांस्टेंट है। अगर अल्फा का मान, मेरा बात ध्यान सुनो, बिना समीकरण बनाए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको अल्फा का मान निकालना है तो देखो कि O2 कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, तो O2 कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड में कांस्टेंट है। तो O2 अगर फर्स्ट और सेकंड में कांस्टेंट है तो O2 को नहीं घेरना है, O2 जहां कांस्टेंट रहेगा वहां पर किसको घेरना है,
NO को, तो देखो हम NO घेरे हैं, NO को हम लोग यहाँ से घेर दिए। और किसको घेरना है, तो घेरना है रेट को। जहां पर O2 कांस्टेंट हो, O2 जहां पर कांस्टेंट हो, 30 कांस्टेंट है ना भाई, तो O2 को नहीं घेरना है, किसको घेरना है, NO को घेरो और रेट को घेर दो। अब देखो ये कितना गुना बढ़ा है, 30 से 60 हुआ है। थोड़ा सा मिटा देते हैं, ज़्यादा समझ में आता है आपको ये, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग गायब करते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो क्वेश्चन है वो हम लोग रहने देते हैं। देखो अब हम लोगों को अल्फा और बीटा का मान निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम एक तरीका बताए कि आप समीकरण के द्वारा कैसे बना सकते हो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना लो, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट थर्ड को डिवाइड कर दो और अल्फा बीटा का मान निकाल दो। एक दूसरा तरीका भी है, नहीं उसको कैसे बनाएंगे, देखो तो देखो हमको क्या मैंने कहा कि देखो O2 कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड में कांस्टेंट है, तो O2 जहाँ कांस्टेंट हो वहां पर N को घेर दो, घेर दिया मैंने। और वहीं पर रेट को भी घेर दो, O2 जहां कांस्टेंट हो वहां पर NO को घेर दो और रेट को घेर दो। चलो 30 से 60 हुआ है, 2 गुना का अंतर है। 93 384 4 गुना का अंतर है। अब इसको और इसको बराबर करना है, तो इसका पावर यहाँ कितना देंगे, 2, तो NO का पावर 2 आ गया, यानी अल्फा का मान क्या निकल गया, 2। ठीक है, चलो ध्यान दो, अब क्या करना है, हमको इसका मान निकालना है। तो देखो ये कहाँ कांस्टेंट है, 30 और 30, यहां पर 30 है। फर्स्ट और थर्ड में ये कांस्टेंट है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड घेरो। जहां पर NO कांस्टेंट है वहां इसको घेरना है, जहां पर O2 कांस्टेंट है वहां पे इसको घेरना है। चलो तो NO कहां पे कांस्टेंट है, फर्स्ट में और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड इसका नहीं घेरना है, इसका फर्स्ट और थर्ड घेर दो और फिर इसका फर्स्ट और थर्ड घेर दो। अब ये 30 से 60 हुआ है, 2 गुना हुआ है। ये 96 से 192 हुआ है, 2 गुना हुआ है। दोनों को बराबर करने के लिए इसका पावर कितना करेंगे, 1, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो सिंपल। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, बिना कोई इक्वेशन सॉल्व किए हुए, बिना कोई इक्वेशन बनाए हुए, बिना किसी को डिवाइड किए हुए भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन ये मेथड तभी लागू होगा जब NO में कुछ वैल्यू कांस्टेंट हो और O2 में भी कुछ वैल्यू कांस्टेंट हो, तभी हम ये नियम लगा सकते हैं। नहीं तो बाकी में अगर वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है तो आपको समीकरण मेथड से ही बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो तो आप इस तरह से बना सकते हो। अब आप आ जाओ, अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने से ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को आपको अपने से ट्राई करना है। इसको समीकरण मेथड से भी बनाइएगा, इस क्वेश्चन को आप समीकरण मेथड से भी बनाइएगा, और इस मेथड को ट्रिक जो मैंने बताया उस मेथड से भी बनाइएगा। ये दोनों तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें A का भी कुछ वैल्यू कांस्टेंट है और B का वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसलिए ट्रिक इस पर लागू होगा। वैल्यूज कांस्टेंट होंगे, A में भी कुछ और B में भी कुछ, तो ट्रिक लागू होगा। अगर कांस्टेंट नहीं होंगे तो ट्रिक लागू नहीं होगा, उस केस में समीकरण से ही बनाना पड़ेगा। तो इसको आप दोनों मेथड से बनाएंगे, समीकरण मेथड से भी और ट्रिक मेथड से भी इसको बनाएंगे। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक और क्वेश्चन है, इसको भी आपको बनाना है। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और उसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 था। तो ये भी NCERT क्वेश्चन है। अब इसमें A का सांद्रण देख लीजिए, B का सांद्रण देख लीजिए। अब यहाँ पर 30, 10 और 5 है, तो क्या B में कोई कांस्टेंट दिख रहा है, 30, 10, 5 नहीं। A में कांस्टेंट है, हाँ 20, 20 है, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो ये कौन मेथड से बनेगा, समीकरण मेथड से बनेगा। तो इसको आप पहले ट्राई करेंगे समीकरण मेथड से, ट्रिक मेथड से नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये क्वेश्चंस आप पहले अपने से ट्राई करेंगे, आपसे नहीं बनेगा तो हमसे पूछेंगे, तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।